Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss the most important topic of world history, that is the German unification. In this video we are going to cover the background and the early efforts for a German unification. तो आइए चलते हैं कि ये जर्मन यूनिफिकेशन हुआ कैसे था, ये हम देखते हैं। तो इसके बैकग्राउंड में अगर हम चलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 1805 से पहले यहाँ पे जर्मनी 300 स्टेट में डिवाइड था और यहाँ पे होली रोमन एम्पायर किंग दैट इज़ द ऑस्ट्रियन किंग यहाँ पे रूल करते थे। तो जब वो नेपोलियन का राइज होता है तो एक बैटल होती है 1805 में, उसे बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलियड्स बोलते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया और नेपोलियन के बीच में हुआ था। और एक ट्रीटी साइन होती है जो कि उसका नाम है प्रेसबर्ग ट्रीटी साइन होती है, जिसके तहत नेपोलियन के अंडर में ये 300 स्टेट नेपोलियन के अंडर में अधीन हो जाते हैं। ओके, तो अब नेपोलियन यहाँ पे यूनिफिकेशन का काम कैसे करता है ये हम देखते हैं। तो ये 300 स्टेट नेपोलियन, अब ये 300 स्टेट को उसने 39 स्टेट में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ के लोगों को वो फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहा था, एक्सप्रेशन दे रहा था, लाइफ और लिबर्टी दे रहा था। जो एनलाइटन की व्यू है वो नेपोलियन यहाँ के लोगों को प्रोवाइड करता था। और वो यहाँ पे रिफॉर्म भी ला रहा था, जैसे कि पॉलिटिकल रिफॉर्म हो गए, इकोनॉमी रिफॉर्म हो गए, सोशल रिफॉर्म भी यहाँ पे नेपोलियन लाता था। तो नेपोलियन का यहाँ पे जर्मन यूनिफिकेशन में एक बहुत बड़ा हाथ हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में हम देखते हैं 1815 में ये वियना कांग्रेस का गठन होता है, जो कि फोर्थ यूरोपियन कोएलिशन के बाद ये गठित होता है। इसका एम होता है कि नेपोलियन की हार करना और जो यूरोप में जो ओल्ड सिस्टम लागू करना, जैसे कि मोनार्की लाना, जैसे 1793 से पहले राजा रूल करता था उसको कोई कुछ नहीं कहता था, ऐसा रूल वो लाना चाहते थे। तो अभी नेपोलियन की हार होती है बैटल ऑफ वाटरलू में, हम देख सकते हैं। लेप्जिग होता है, उसके बाद में वाटरलू में नेपोलियन की पूरी तरह हार होती है। तो ये सब ओल्ड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना ये वियना कांग्रेस चालू करती है, जैसे बर्बन डायनेस्टी का रीएस्टैब्लिशमेंट करती है फ्रांस में। और जो विक्टोरियस नेशन है उनमें ये सब टेरिटरी बांट के लिया जाता है, ये हमें देखने को मिलता है। अब जर्मन की बात जब आती है तब ये 39 स्टेट को 300 स्टेट में, जैसे ओल्ड ऑर्डर था वैसे कन्वर्ट करने के लिए इम्पॉसिबल ये वियना कांग्रेस को लगता था। तो उन्होंने क्या किया, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जिसने नेपोलियन ने इसको खारिज कर दिया था उसको इंस्टॉल कर देते हैं, री इंस्टॉल कर देते हैं, जो कि ऑस्ट्रिया किंग के अंडर में आता है। तो ये साइमल्टेनियस हम इंसिडेंट देखते हैं, पहले लोगों के हाथों में सत्ता आती है, बाद में राजा के हाथों में जाती है। अब नेपोलियन के हाथों में था, जो कि एनलाइटन पीपल को दे रहा था, एनलाइटन के व्यूज दे रहा था। अभी फिर से ये राजा के हाथों में, ऑस्ट्रेलिया के हाथों में ये सत्ता जाती है जर्मन की, हम देखते हैं। तो ये हमने बैकग्राउंड देख लिया है। अभी अर्ली एफर्ट्स हम देखते हैं, तब यहाँ पे एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उभर के आती है, उसका नाम है बर्सनसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का हेतु क्या होता है या एम क्या होता है, तो टू फॉर्म ए लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव राइट्स टू द पीपल, इसका ये मोटिव होता है। ओके, इसका एम होता है ये। तो ये रिवोल्ट करने चालू कर देता है, जर्मनी के लोगों को भड़काना चालू करता है कि ये ऑस्ट्रेलिया के किंग कैसे रूल कर रहे हैं, उसको हटाओ, ऐसा बोल के ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन काम चालू करता है। पर ये ऑस्ट्रेलिया का किंग बहुत पावरफुल रहता है, उसकी मिलिट्री बहुत पावरफुल रहती है, इसलिए इसको सप्रेस किया जाता है, यह हमें देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं ये फिलोसोफर और इंटेलेक्चुअल पीपल का क्या रोल था। इसमें हेगल था, हर्डर्स थे। तो इन्होंने लोगों को नेशनलिज्म की भावना जागने का काम इन्होंने जर्मन के पीपल में किया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर जर्मन यूनिफाई होता है तो क्या क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं और इसे ऑस्ट्रेलिया किंग को कैसे हम हरा सकते हैं, ये सब लोगों को वो जागरूक करने का काम करते हैं। आगे जाके इनका भी बहुत सा रोल हमें जर्मन यूनिफिकेशन में देखने को मिलता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसे सवाल मेंस में पूछा जा सकता है, जोल्वेरिन क्लब बोल के था। तो ये क्लब है क्या, तो ये कस्टम यूनियन क्लब था। कस्टम यूनियन क्लब एस्टैब्लिश इन 1819 में हुआ था, यह हमें देखने को मिलता है। अब ये कस्टम यूनियन किसके इसमें होता था, तो ये 39 जो स्टेट है इसमें ये उदय को आया हुआ देखते हैं हम। ये 39 स्टेट मिलके ये कस्टम यूनियन का उदय करते हैं। तो इसमें पावरफुल नेशन कौन उभर के आता है, तो पर्शिया आता है, यह हमें देखने को मिलता है। तो ये कस्टम यूनियन के तहत फ्री ट्रेड होता है, आपस में स्टेट के आपस में फ्री ट्रेड होता है, कॉमन टैरिफ होता है।
तो कैपिटलिस्ट क्लास भी ग्रो करता है। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। पहले तो ऑस्ट्रिया मना किया था इसको ज्वाइन करने में, बाद में वो ज्वाइन हुआ था और इस जोल्वरिन क्लब में पर्शिया एज ए डोमिनेंट स्टेट बोल के उभर के आते हुए हम देख सकते हैं। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1819 में, ये भी हमें देखने को मिलता है। अब ये कैपिटलिस्ट क्लास जब ग्रो होता है तब ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज अब बहुत कुछ डेवलप हो जाती है। अब ट्रांसपोर्टेशन अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो ट्रांसपोर्टेशन रेलवे जब इंडिया में लाए गए थे तो रूरल पार्ट मेन स्ट्रीम से ज्वाइन हुआ था। सोच विचार सब रूरल पार्ट्स और रिमोट एरियाज तक जाने लगे थे, रिमोट एरियाज भी मेन स्ट्रीम में आने लगे थे। यही इफेक्ट हम अब यहाँ पे जर्मन यूनिफिकेशन में देख सकते हैं। अब जब पर्शिया एक डोमिनेट करने लगा था, अब उसको लग रहा था कि एक जर्मनी भी यूनिफाई होना चाहिए ताकि हम बहुत बड़े इस पावरफुल ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो अब रिवॉल्यूशन स्टार्ट करता है ऑस्ट्रिया के खिलाफ। तो हमें देखने को मिलता है इटालियन यूनिफिकेशन भी चालू होता है 1848 के आसपास। उसी तर्ज पे ये जर्मन रिवॉल्यूशन चालू होता है, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये जर्मन यूनिफिकेशन जब चालू होता है तब इन्होंने एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ की उसका एम था कि अपना खुद का संविधान हो और जर्मन को यूनिफाई करे, ये इसका एम था। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलने की कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने की कगार पे था तब फेडरिक विलियम फोर्थ जो पर्शिया के किंग थे, उन्होंने गद्दी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो रूल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये सेल्फ स्टीम का भी मामला था और वो ऑस्ट्रेलिया से भी डरते थे कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी बहुत स्ट्रांग है और हमें सप्रेस कर देगा। ये हमें देखने को मिलता है। ये इटालियन यूनिफिकेशन का भी काम 1848 में ही चलता था और जर्मन यूनिफिकेशन का भी ये एक उन्होंने प्रयास किया था कि जर्मन को यूनिफाई कर दे, पर ये फेडरिक विलियम फोर के पर्शिया के जो रूलर थे इनकी वजह से ये इतने असरदार साबित नहीं हुआ। आगे चलते हैं, हम देखते हैं 1850 में इनकी मौत हो जाती है और 1861 में विलियम वन बोल के एज ए किंग पर्शिया के किंग एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो ये बहुत स्ट्रांग रहते हैं, तो ये मोबिलाइज करना चालू करते हैं आर्मी को और उनको एक स्ट्रॉन्ग नेशनलाइज फीलिंग होती है कि यूनिफाई को जर्मनी को यूनिफाई करने का इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेतु था। तो उन्होंने एक प्रयास भी किया था, आर्मी मोबिलाइज भी करना चालू कर दिया था, जबकि लोअर हाउस का इसमें परमिशन नहीं था। अपर हाउस का परमिशन था, लोअर हाउस का परमिशन नहीं था। तभी ये चाहते थे कि जर्मनी यूनिफाई हो और उन्होंने एक चांसलर बोल के बिस्मार्क को अपॉइंट किया। जो चांसलर थे बिस्मार्क, उनकी पॉलिसी को ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने पीछे देखा था कि पर्शिया एक डोमिनेंस बोल के उभर के आ रहा था जोल्वेरिन क्लब में। तो इस कैपिटलिस्ट क्लास ग्रो हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज आ रही थी। इस पॉलिसी को कोल एंड आयरन पॉलिसी बोला जाता है। तो आपको बिस्मार्क की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी एंड कोल एंड आयरन पॉलिसी के डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब था, यहाँ पे हमने देखा था कि बैकग्राउंड और अर्ली एफर्ट्स क्या क्या थे जर्मनी को यूनिफाई करने में। तो इसके आगे की वीडियो में हम बिस्मार्क की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।